हरिओम। आप सभी का संस्कृत विज्ञान कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाणिनि व्याकरण सूत्रों के प्रकार। हम लोग अब व्याकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाणिनि व्याकरण के सूत्रों के प्रकार, फिर पाणिनि व्याकरण की सूत्रार्थ विधि, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे संधि प्रकरण, फिर हम लोग पढ़ेंगे समास प्रकरण, कारक प्रकरण, प्रत्यय प्रकरण। तो संधि और समास आदि पढ़ने से पहले अगर आप लोग एक बार सूत्रों के बारे में थोड़ा सा जान ले और पाणिनि व्याकरण की संज्ञाओं के बारे में थोड़ा सा जान ले, तो आपको व्याकरण पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। आपको संस्कृत व्याकरण इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो आज हम लोग सूत्रों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि पाणिनि जी ने कितने प्रकार के सूत्र बनाए हैं और उनके अर्थ कैसे हम लोग करते हैं। अगर आप लोग इसके बाद में सूत्रार्थ विधि पढ़ेंगे और ये प्रकार भी आपको ज्ञात रहेंगे, तो आप लोग खुद एक सूत्र बना सकते हैं स्वयं, और मैं बताऊंगा कैसे हम लोग सूत्रों के निर्माण कर सकते हैं। पाणिनि जी ने भी ऐसे ही किए हैं। तो पाणिनि व्याकरण में सूत्रों के प्रकार शुरू करेंगे। सबसे पहले है सूत्र का लक्षण। अल्पाक्षरत्वे सति बहुवर्त बोधकत्वम सूत्रत्वम। सूत्र किसे कहते हैं? संस्कृत में सूत्र एक धागे को भी कहते हैं, लेकिन जो व्याकरण में यहाँ पर सूत्र है उसका अर्थ धागा नहीं है। उसका क्या अर्थ है? अल्प अक्षरत्वे सति, कम अक्षर होते हुए भी जो बहुत अर्थ का बोध कराता है वह सूत्र कहलाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कहते हैं 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्र लक्षणम। पाणिनि व्याकरण में अर्थात पाणिनि अष्टाध्याय में 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। सबसे पहले हैं संज्ञा सूत्र, फिर है परिभाषा सूत्र, फिर है विधि सूत्र, फिर है नियम सूत्र, फिर अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। तो ये श्लोक आप याद कर लीजिए। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे संज्ञा सूत्रों के बारे में। संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं संज्ञा संगी संबंध बोधकत्वम सूत्रम संज्ञा सूत्रम उच्यते। जिसके द्वारा संज्ञा और संगी का अच्छे प्रकार से बोध होता है उसे संज्ञा सूत्र कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ाई होगा नामकरणम संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संसार में अगर हमको भाषा का प्रयोग करना है, एक दूसरे से बात करनी है, तो हमको वस्तुओं को या जितनी भी दिखाई देने वाली चीज़ें हैं उन सभी को हमको संज्ञा देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ। अगर आपके हाथ में कोई यंत्र है जिसके द्वारा आप बात करते हो, तो उसको आपने मोबाइल की संज्ञा दे दी, और आप किसी से कहोगे जाओ मेरा मोबाइल ले आओ, तो वहाँ से पाना पेचकस उठा कर नहीं लाएगा, सीधा आपका मोबाइल ही लाएगा, क्योंकि मोबाइल संज्ञा से उस यंत्र की संज्ञा जिसके द्वारा आप बात करते हो। ऐसे ही हम लोग जब बालक के जन्मदिन के बाद में 12वें दिन 13वें दिन जो नामकरण करते हैं, तो नाम को उसकी एक संज्ञा दे देते हैं, राम, मोहन, श्याम, गीता, सीता आदि जो भी। फिर हजारों लोगों में वो व्यक्ति बैठा हो, हम कहेंगे राम को बुला करके लाओ, तो वह व्यक्ति राम को ही बुला करके लाएगा, और हजारों में से राम उठ करके आ जाएगा, क्योंकि उसकी संज्ञा क्या है? राम। तो इस पंचभौतिक शरीर की एक संज्ञा दे देते, और जैसे उस नाम को बोला जाता है वह व्यक्ति तुरंत उठ कर आ जाता है। ऐसे ही अब पाणिनि जी को बहुत बड़ी व्याकरण बनानी है भाई। अब व्याकरण बनानी है तो बहुत कुछ उनको लिखना है, बहुत सारी बातें उनको समझानी है। तो बार बार उन शब्दों को इतनी बड़ी परिभाषा लिखने की अपेक्षा पहले एक बार वो समझा देंगे कि भाई इन समूहों को ये कहते हैं, इन अक्षरों की ये संज्ञा है। तो जब भी सूत्रों में उन अक्षरों को कहेंगे तो उन अक्षरों का नाम नहीं लेकर के उस संज्ञा को बोल देंगे वो जो उन्होंने पहले दी है। तो वो आप लोगों को व्याकरण में देखने को मिलेगी। आप समझ चुके होंगे संज्ञा क्या होती है।
तो एक उदाहरण देखिए, वृद्धि राधैच। जैसे कि हम जानते हैं कि सूत्र के अनुसार आ, ऐ तथा उ इन तीनों स्वरों को वृद्धि कहा जाता है। वृद्धि किसे कहते हैं? आ, ऐ तथा औ। अब पाणिनि जी बार बार ये नहीं कहेंगे इसके स्थान पर आ, ऐ तथा औ इनमें से एक हो जाता है, आ, ऐ तथा औ इनमें से स्थान पर एक हो जाता है, नहीं, वो कह देंगे इनके स्थान पर वृद्धि हो जाती है। अब आप जान गए कि वृद्धि का मतलब क्या है। आ, ऐ तथा औ इन तीनों अक्षरों को वृद्धि कहते हैं, अर्थात इन तीनों स्वरों का नाम रखा गया है वृद्धि। क्योंकि इस सूत्र ने आ, ऐ तथा औ इन तीनों सूत्रों का नामकरण किया है, अतः यह संज्ञा सूत्र हैं। ऐसे बहुत से संज्ञा सूत्र आपको मिलेंगे। अदेंग गुण, गुण संज्ञा करने वाला, और भी कई सारे सूत्र आप लोग पाणिनि व्याकरण में पढ़ेंगे। तो संज्ञा सूत्र आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग और आगे चलते हैं। दूसरा है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं भाई? तो कहते हैं अव्यवस्थायाम व्यवस्था संपादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम उच्यते, अनियमे नियमकारकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम उच्यते। कहते हैं कि अव्यवस्था में व्यवस्था करने वाला सूत्र परिभाषा सूत्र कहलाता है, अर्थात जहां पर नियम की व्यवस्था की जाए उसे परिभाषा सूत्र कहते हैं। एक छोटी सी कहानी या एक प्रकार से इसको उदाहरण मानिए, आप लोग अच्छे समझ जाएंगे। मान लीजिए कि युद्ध करने के लिए जाना है। अब युद्ध करने के लिए जाना है तो सब व्यक्तियों को अलग अलग काम दे दिए। एक को तो बंदूक दे दी उड़ाने के लिए, कोई आपको तो सीधा मारना है ना। एक व्यक्ति को टॉर्च दे दी, भाई रात का समय है और आपको उजाला दिखाना है कि किधर मारना है। एक व्यक्ति को ये काम दे दे कि आपको एक तो गोली भरने का काम है, और जिसको जो मारना है ना उसी व्यक्ति का पता लगाने का काम है, कहाँ मारना है। सबको अलग अलग काम दे दिया। अब वो लोग युद्ध करने के लिए गए, तो सबसे पहले एक व्यक्ति ने स्थान बता दिया, बोले यहां पर मारना है और इनको मारना है। तो वो क्या कहलाए? संज्ञा सूत्र कहलाए। अर्थात उसने ये बता दिया कि इसकी स्थान की इसको ये कहते हैं, अक्षर इन अक्षरों की ये संज्ञा है, तो संज्ञा सूत्र हो गए। अब गोली कैसे चलानी है, कैसे मारना है, किन किन को छोड़ना है और किन किन को मारना है, कहीं अपने आदमियों को नहीं मार दे युद्ध में। तो वैसे ही पाणिनि व्याकरण में भी अव्यवस्था हो जाती है, एक साथ दो सूत्र आ जाते हैं। कहीं पर शंका हो जाती है कि अब कैसे काम करे, विधि सूत्र ने तो आदेश दे दिया। तो फिर वहाँ पर ये जो परिभाषा सूत्र हैं ये वहाँ पर बताते हैं, बोले इस काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जाए। परितः भासतेति परिभाषा, तो चारों तरफ से बताएं, उसको सही करवाएं, वह परिभाषा कहलाती है। स्थानांतरतमः एक सूत्र है, ये कहता है कि प्रसंग रहने पर स्थानीय के सदृश आदेश किया जाए। अर्थात जो आदेश या आगम होता है, मतलब स्थानीय के स्थान पर जो आता है, जिस अक्षर को हटा करके हम दूसरा अक्षर करेंगे, तो जिस अक्षर को हटाया जाता है उसको तो बोलते हैं स्थानीय, और जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आदेश। तो ये बताता है कि उसका उच्चारण स्थान मिला और उसके स्थान पर ही वहां पर वो कार्य करो। तो ये परिभाषा सूत्र कहलाते हैं। तीसरे विधि सूत्र। अभी मैंने जो कहानी सुनाई थी ना बंदूक चलाने वाली, मेन काम पाणिनि व्याकरण में विधि सूत्र का ही होता है। इनको हम एक्शन सूत्र भी कह सकते हैं। एक्शन लेते हैं, ये काम इनको करना है, औरों को तो काम बस बताना है कैसे करना है, क्या करना है। मूल रूप से जो मुख्य कार्य करते हैं वो विधि सूत्र करते हैं। तो कहते हैं आदेश प्रत्ययादि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम उच्यते। आदेश प्रत्यादि का विधान करने वाला सूत्र विधि सूत्र कहलाता है। आदेश और प्रत्यादि का जो विधायक करता है वो विधि सूत्र होता है ना। आदेश का मतलब होता है कि जैसे अच है, अभी इस अच के स्थान पर हम कर देंगे अक, तो अच हट जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा अक, तो अक क्या हो जाएगा आदेश, और ये अच क्या है स्थानीय। जिसके स्थान पर होता है वो तो स्थानीय कहलाता है, और जो होता है वह आदेश कहलाता है। तो आदेश और प्रत्यादि का जो भी विधान करे वो सूत्र क्या कहलाते हैं? विधि सूत्र कहलाते हैं। हमारी कहानी के अनुसार जो बंदूक चलाने का, युद्ध के अंदर जो बंदूक चलाने का काम करेंगे वो कौन कहलाएंगे? विधि सूत्र। इको यणचि, इस सूत्र ने इक के परे अच रहने पर इक के स्थान पर निर्णादेश किया है, यह भी एक ठोस काम, अतः इसको इको यणचि, अतः यह इको यणचि एक विधि सूत्र। कहने का मतलब ये है कि इक है,
ई उ रिल री, इनकी एक संज्ञा कर दी गई। ई उ रिल री ये क्या है? एक संज्ञा। अब बार बार ये नहीं कहेंगे ई उ रिल री के स्थान पर यवरल हो जाए। यण का मतलब होता है यवरल, तो ये ई उ रिल री इक और यवरल को यण कैसे कहते हैं ये हम लोग आगे समझेंगे। इसके बाद में जो संज्ञा प्रकरण की वीडियो आएगी उसमें आप लोग जानेंगे प्रत्याहार। इनको हम प्रत्याहार बनाएंगे। 42 प्रकार के प्रत्याहार होते हैं, मतलब 42 अक्षरों के समूह हैं ये। इन्हीं अक्षरों के समूह को ये एक संज्ञा दे दी गई है। तो इक का मतलब ई उ रिल री, यण का मतलब यवरल। तो इक के स्थान पर यण होता है अच बाद में होने पर। इसने सीधा क्या कर दिया? एक्शन ले लिया। इक ई उ रिल री हटा दो और इनके स्थान पर यण कर दो यवरल, इसलिए को यण से क्या हो गया? एक विधि सूत्र हो गया। यहाँ पर मुझे केवल सूत्र समझाना है, बाकी प्रक्रिया हम आगे समझेंगे जब संधि आदि पढ़ेंगे। फिर आते हैं नियम सूत्र। प्राप्तस्य विधेर नियामकम सूत्रम नियम सूत्रम उच्यते। प्राप्त विधि का नियामक सूत्र नियम सूत्र कहलाता है। अब विधि तो हो गई, लेकिन मान लीजिए कि विधि के सामने भी कई सारी झंझटें आ जाए, तो वही शर्त दो जगह उपस्थित हो रही हो। जैसे मान लीजिए कि युद्ध करने जा रहे हैं, बता दिया कि भाई काले काले कपड़े वालों को बुलाना है। अब एक काले कपड़े मान लीजिए कोई भारतीय भी आ गया, पाकिस्तान से युद्ध करने जा रहे हैं, तो अब वो व्यक्ति फंस गए ना, दोनों में से किसको उड़ाना है? क्या दोनों को ही मारना है? तो फिर वहाँ पर जो ये बताएगा कि नहीं ये भारतीय हैं, इसको हम इस तरीके से और भी पहचान सकते हैं, इसको छोड़ दिया जाए और इसको उड़ा दिया जाए आतंकवादी को। तो उसी प्रकार से यहां पर भी नियम सूत्र जो होता है वो विधि का नियम बताता है। जैसे एक तुल्यास्य प्रथम सवर्णम एक सूत्र है, यह एक संज्ञा सूत्र है। क्या करता है? संज्ञा करता है। यह बताता है कि जिन वर्णों का मौखिक उच्चारण का प्रयत्न समान होता है वे सवर्ण कहलाते हैं। लेकिन नाझल वो सूत्र बताता है कि भले ही स्वर और व्यंजनों का मौखिक उच्चारण प्रयत्न समान हो तथापि उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अब ये संज्ञा प्रकरण का विषय है, इसको बस मैं इतना सा समझा देता हूँ कि सभी अक्षरों का एक एक उच्चारण स्थान होता है मुंह में। जैसे अ ये कंठ से बोलेगा, ई ये तालु से बोलेगा, और दो प्रयत्न होते हैं अभ्यंतर और बाह्य। तो जो अंदर से बोलते हैं उनको हम अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और जो ऊपरी विभाग से बोलते हैं उनको हम लोग बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न सेम एक जैसा रहता है उनको सवर्ण बोल लेते हैं। मतलब इनके क्या है? सवर्ण है, इनके सेम इनके जैसे ही है, इनके भाई बंधु हैं। तो ये तुल्यास्य प्रथम सवर्णम ये यही कार्य करता है कि कौन कौन के आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, मतलब कौन कौन ज़्यादा करीब हैं। तो नाझल ये कह देता है कि जो सवर्ण संज्ञा है वो केवल स्वरों की होगी, आप स्वर व्यंजनों की एक साथ सवर्ण संज्ञा नहीं कर सकते, भले ही उनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो। इसने ये स्पष्ट कर दिया, इसने ये क्या बता दिया? नियम कर दिया। और भी आप लोग बहुत सारे उदाहरण पढ़ेंगे, ये तो अभी एक समझाने के लिए बताया कि नियम सूत्र नियम करते हैं। अब आ गए अतिदेश सूत्र। अतिदेश सूत्र क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यस्मिन यो धर्मो नास्ति तस्मिन तद्धर्म से विधायकम सूत्रम अतिदेश सूत्र मुच्यते। अर्थात जिसमें जो धर्म नहीं होता उसमें उस धर्म को लाकर स्थापित करने वाला सूत्र क्या कहलाता है? अतिदेश सूत्र कहलाता है। उदाहरण से लोटो लंगवत, इस सूत्र ने लोट लकार को लंग लकार जैसा बनाया, यानी जो काम लंग लकार की प्रक्रिया में होता है वह लोट में भी होने लगता है। इसलिए लोटो लंगवत कैसा सूत्र है? अतिदेश सूत्र है। जैसे लंग लकार क्या? गीत लकार है, लंग रिंग लुंग। तो ये भी कुछ जो आत्म ने पद परस में पदों अलग प्रक्रिया है। तो लंग लकार में जो काम होता है तो वो कहता है कि लोट लकार में भी वह काम हो जाए। जैसे तस्थस्थमिपाम, तस्थस्थमिप को ताम तम ताम आदेश होते हैं। पठतु पठताम, पठंतु अपठत अपठताम। जैसे अपठताम बनता है ना, वैसे पठताम बनता है लोट लकार में। तो यह सूत्र कहता है कि जो काम लंग लकार में होता है सेम वह भी लोट लकार में भी हो जाए, मतलब यहाँ पर भी उनका कोई निषेध नहीं हो। तो इसने क्या कर दिया? वो धर्म उसमें ले आया, लोट लकार में भी लंग वाला धर्म ये ले आया। तो यह सूत्र कैसा हो गया? अतिदेश सूत्र।
जिसमें जो धर्म नहीं होता उसमें उस धर्म को बताने वाला सूत्र क्या कहलाता है? अतिदेश सूत्र कहलाता है। जैसे एक स्थानीय उदादेशो अनल विधौ एक सूत्र आता है कि आदेश स्थानीय के समान होता है। स्थानीय मतलब जिसके स्थान पर होता है, आदेश मतलब जो होने वाला हो। जैसे मान लीजिए कि कोई मुख्यमंत्री है, अब वो हट गया और दूसरा जीत करके आ गया। अब कोई ये बात कहे कि नहीं मुख्यमंत्री तो हम उन्हीं को ही मानेंगे जो पहले बैठे थे, हमने तो उन्हीं का नाम जानते हैं। तो फिर वहाँ पर आकर के जो ये कहे न्यायपालिका से या राज्यपाल कि नहीं, मुख्यमंत्री भले ही वो हट गया लेकिन उसके स्थान पर जो दूसरा बैठा है उसमें भी वही धर्म होगा, वो जो पहले वाला मुख्यमंत्री जो काम करता है वही दूसरे वाला भी सेम वैसा ही करेगा। तो वो जो ये बता रहा है राज्यपाल, वो क्या कहलाएगा? अतिदेश। उसी प्रकार व्याकरण में भी जहाँ पर पहले वाले के धर्म को दूसरे वाले में बता दिया जाए कि पहले वाले में जैसा काम होता है वो दूसरे में हो जाए, पहले वाले का जो भाव है उसको मानकर जो काम होगा वो दूसरे में भी हो जाएगा, तो वो सूत्र कैसे कहलाते हैं? अतिदेश सूत्र। फिर है अधिकार सूत्र, ये सबसे अंतिम सूत्र है। स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोधकत्वम सूत्रम अधिकार सूत्रम उच्यते। अपने स्थान पर अर्थ का बोध न कराते हुए दूसरों के साथ मिलकर उस धर्म का ज्ञान कराने वाले सूत्र को अधिकार सूत्र कहते हैं। उत्तरोत्तर सूत्रे सुस्वार्थ ग्रंथ प्रवर्तकम सूत्रम अधिकार सूत्रम उच्यते। यहाँ पर ऐसे डेस लगा लेना आप लोग लिखे तो, क्योंकि संस्कृत में क्या है कि या तो मिला करके लिखो या फिर विभक्ति लगाओ, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो कहते हैं अपने से आगे आने वाले सूत्र में जो अपने अर्थ का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकार सूत्र कहते हैं। अभी भी आपके समझ में नहीं आया होगा, ऐसे समझो। जैसे मान लीजिए तत्पुरुष समास के लिए पाणिनि जी ने सूत्र बना दिए, 60-70 सूत्र बना दिए, है ना, जितने भी सूत्र बनाए हो, लेकिन अब सभी में उनको तत्पुरुष नहीं लगाना, तो उन्होंने एक सूत्र बना दिया तत्पुरुषः, और इसका अधिकार निर्दिष्ट कर दे। इसका अधिकार कहाँ तक चलेगा? बोले प्राग बहुव्रीहि। बोले जब तक बहुव्रीहि सूत्र नहीं आएगा पाणिनिष्ठाध्याय में, और तत्पुरुषः इस सूत्र के नीचे जितने भी सूत्र आएंगे उन सूत्रों में इसका अधिकार चलेगा। तो मतलब यही है कि वो सब सूत्र इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। अब हम हर सूत्र में अलग से नहीं लिखेंगे, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, द्वितीय स्त्रीतातीत प्राप्तापन्न ही, अब तत्पुरुषः, इसे हर किसी सूत्र में हम तत्पुरुष आगे से नहीं जोड़ेंगे। हम लोग केवल तत्पुरुष से ही समझ लेंगे कि इसके नीचे सभी सूत्र कौन से समास करने वाले हैं? तत्पुरुष समास करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप लोग मध्य प्रदेश में आए और वहाँ से राजस्थान से जैसे आपने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया तो बॉर्डर पे लिख दिया यहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है। जो अगर आप लोग दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो ये आगे गुजरात तक जाती हैं। अब बार बार वो बोर्ड आपको हर जिले में हर उसमें नहीं दिखा मिलेगा, आप लोग स्वयं समझ जाएंगे कि हम लोग कहाँ घूम रहे हैं। भाई हम लोग मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, मतलब हम लोग मध्य प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो कोई भी कार्य करेंगे तो वो किसके क्षेत्र में जाएगा? मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जाएगा, मध्य प्रदेश क्षेत्र का वो कहलाएगा। यही अधिकार होता है। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, घर पर आप लोग जमीन है, इस जमीन पे मेरा क्या अधिकार है, तो यहाँ से वहाँ कहाँ तक अधिकार है? बोले यहाँ से लेकर वहाँ तक की जितनी ज़मीन है वो मेरे अधिकार की है। तो उसमें जो कोई भी काम होगा वो किसके नाम से होगा? जिसका अधिकार है उसी के नाम से होगा। तो अधिकार समझ गए ना? वैसे ही अधिकार सूत्र होते हैं। इनका भी एक आगे तक सूत्र तक बता देंगे कि अब तक इस सूत्र के अंतर्गत जो भी कार्य होंगे वो किसके अधिकार में होंगे? बोले तत्पुरुष के अधिकार में होंगे। तो जिन जिन शब्दों का आपस में समास होगा वो सब किसके अधिकार में कहलाएंगे? तत्पुरुष के अधिकार में कहलाएंगे। तो ये हो गए अधिकार सूत्र। अब हमारी जो कहानी थी युद्ध वाली, तो उसमें आप ऐसे समझिए कि संज्ञा सूत्र, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, 6 लोग गए युद्ध करने के लिए। तो बंदूक किसके हाथ में रखी है? विधि सूत्र के हाथ में। विधि सूत्र को गोली चलानी है मारने के लिए। अब बाकी सब उसके क्या करने?
करने वाले, सहायता करने वाले, उसको और कुछ नहीं पता, बस उसको अच्छे से गोली चलाना आता है, मारना आता है, थोड़ा बहुत बस ये पता है कि बंदूक को कैसे वैसे उठाए, बाकी अब उसकी सहायता करने वाले हैं युद्ध में। तो सबसे अधिकार सूत्र बताएगा कि भाई आपको न केवल इसी जगह पर गोली चलानी है, यानी कि दूसरी जगह जाकर भी चलाएं, उसका अधिकार है वो अलग दूसरा चलाएगा। तो ये इसने अधिकार बता दिया, बोले यहाँ से यहाँ तक इसका अधिकार है, मतलब ये कार्य यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कि गोली चला रहा है लेकिन उसको शंका हो जाएगी, दो आ गए सामने, किसको मारना है, कैसे मारें, तो वहाँ पर परिभाषा सूत्र बता देगा कि इसने ऐसे मारे, या फिर नियम सूत्र। परिभाषा नियम सूत्र जो हैं वो एक ही जैसे काम करते हैं लगभग, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। एक तो स्पष्ट कर देता है, मान लीजिए उसको गोली चलाना है लेकिन सामने वाले को समझ में आ नहीं रहा कि ये वास्तव में आतंकवादी है या नहीं, दिख नहीं रहा, तो फिर परिभाषा सूत्र वो स्पष्ट कर देगा कि आतंकवादी की ये पहचान है, ये आतंकवादी होते हैं, अब तुम देख लो, तो फिर वो गोली मार देगा। और जो नियम सूत्र वो ये बताएगा कि मान लीजिए 2 या 3 व्यक्ति खड़े हैं, तो इनमें से इन्हीं को आतंकवादी माने, इनको नहीं माने, तो वो उसने एक नियम कर दिया, एक निश्चित नियम बता दिया कि बोले यही मानना है, ये नहीं मानना, अगर तुम्हारे मन में शंका आ रही हो तो इनको मानो, इनको मत मानो, ठीक है। अब उसके बाद में अतिदेश सूत्र, मान लीजिए वो पहले कोई अच्छा आदमी हो लेकिन बाद में वो आतंकवादी बन गया, या फिर दूसरा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि पहले हमारी उसके साथ में दुश्मनी थी लेकिन बाद में क्या हो गई, मित्रता हो गई। अब उड़ाना तो है क्योंकि पुराने उससे दुश्मनी है, अब अभी भले वो मित्र रूप में है लेकिन अब क्या करना है, आतंकवादियों को क्षेत्र में आ रहा है, उनका वो सहयोग भी कर रहा है, मित्र होते हुए भी हमसे क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो अतिदेश सूत्र बता देंगे बोले इसमें ये धर्म नहीं है अभी भी, लेकिन इसको पुराना वाला जो धर्म था ना इसका, वही इसके अंदर आ जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या, इसको भी क्या करना है, उड़ाना है। अभी सभी सूत्र मिलकर के विधि सूत्र की को क्या करेंगे, समझा देंगे। अब विधि सूत्र को फिर एक्शन लेना है, फिर वो बंदूक चलाना शुरू करेगा और युद्ध प्रारंभ। यही युद्ध फिर ऐसे व्याकरण में होता है कि जो विधि सूत्र होता है वो काम करता है, एक्शन लेता है, 21 स्थान पर नहीं होता है, परे रहते, लेकिन अचके से पर में हो, जस्ट पर में हो, या बीच में व्यंजन भी आ जाए तो कहते तो तुरंत वहाँ तस्मिन निर्दिष्ट पूर्व से आ जाएगा। परिभाषा सूत्र बोले नहीं, जस्ट बाद में अच होना चाहिए, अगर बीच में कोई व्यंजन आ जाएगा तो फिर 21 स्थान पर यण नहीं होगा, ठीक है। 21 स्थान पर हम यह करें तो य व र ल कौन सा करें, यण में तो य व र ल आते हैं, तो ई के स्थान पर हम क्या करें, तो फिर वहां पर तुरंत आ जाएगा स्थानांतरतमः। परिभाषा सूत्र ये भी स्थानांतरतमः बता देगा कि यहाँ पर स्थानीय के सदृश जो हो उसको करो, मतलब जो उच्चारण स्थान जिनका समान हो उन्हीं को यहाँ पर करो। फिर के स्थान पर वो क्या कर देता है, यह कर देता है विधि सूत्र इको यणचि। तो कुल मिलाकर के पाणिनि व्याकरण में काम विधि सूत्र करते हैं, बाकी जो सूत्र हैं उस विधि सूत्र के सहायक होते हैं। कहीं कोई दिक्कत आती है तो उनको ये संभालते हैं। इस प्रकार से सूत्रों के 6 प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सूत्रार्थ प्रक्रिया, सूत्रों के अर्थ कैसे निकालें। धन्यवादः, नमो नमः, पुनः मिलामः।